हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो होप सो इस वीडियो में आप लोगों को आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो में अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस हो तो प्लीज़ निगलेक्ट करिएगा और अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड आइगन वैल्यू एंड नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ये है ए मैट्रिक्स। इसका हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। नॉर्मलाइज यहाँ दिया गया है, मतलब कि जो आपके आइगन वैल्यूज आएंगे उसका आप अगर इनर प्रोडक्ट लेते हो तो वो 1 होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइज का मतलब है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट पे एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर बोला जा रहा है, यानी कि आपके जो आइगन वेक्टर हैं वो नॉर्मलाइज्ड हैं, तो उनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 होना चाहिए। तो इन एनी केस अगर आपकी किसी वेरिएबल की, किसी भी वेक्टर की आपकी अगर वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है तो आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज़ करके उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन में देखते हैं, उसके बाद आपको करने को क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, A माइनस ए आई करना है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो होती 3x3 का है ये मैट्रिक्स, तो आप भी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो, दैट इज़ 1 इधर होगा, जैसे यहाँ पे होगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस ए वाली मैट्रिक्स से हमें जो है ए को माइनस करना है, ए को माइनस करना है। तो यहाँ पे आपको पता है ये डायगोनल वाले एलिमेंट से माइनस हो जाएगा, और किसी भी एलिमेंट्स को हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स के साथ हम ए का माइनस करके इक्वल 0 कर देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना भी आपको आता होगा कि 7 माइनस ए, और ये वाला रो छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, इसको करस्पॉन्डिंगली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ठीक है। तो ये सब बेसिक टर्म है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से सॉल्व हुआ है, नहीं तो आप लोग खुद से भी सॉल्व करना। आपका जो आएगा 7 माइनस ए, एक ब्रैकेट में दूसरे में ए स्क्वायर माइनस 2, तो जो आपके रूट्स आएंगे ए के वो होगा, एक होगा, मान लीजिए हम इसको A1 कहते हैं, तो 7 माइनस A1 0, तो यहाँ से A1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। और इसके भी 2 रूट्स आएंगे, एक √2 माइनस का, एक प्लस का। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, दिस A1 A2 एंड E3 आर आइगन वैल्यूज़। ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, जो रूट्स आए हैं, यही हमारे हैं आइगन वैल्यूज़, ठीक है। A1 A2 A3। तो अब हमारी जितनी आइगन वैल्यूज़ होंगी उन सब के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो है A1 A2 A3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1 का हम करके दिखा देते हैं, A2 और A3 का सिमिलरली होगा। और इन केस अगर A2 एंड A3 के आपके आइगन वेक्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज़ करके उन आइगन वेक्टर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइगन वेक्टर हमने मान लिया कि A1 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वेक्टर है वो है XYZ, ठीक है। A1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो है XYZ। अब आप लोग को पता है कि आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए और फिर आइगन वेक्टर, फिर जो आइगन वैल्यू है, फिर आइगन वेक्टर। तो हमें जो गिवन मैट्रिक्स है उसके आइगन वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आइगन वैल्यू होगी, फिर आइगन वेक्टर। अब हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, इधर हो जाएगा y माइनस आई जेड हो जाएगा, इधर IY माइनस जेड हो जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 7x, और नीचे हो जाएगा 7y और 7z। इसे सिंप्लीफाई करके आप जब वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, यहाँ से तो डायरेक्टली वैल्यू दिख रही है कि आपका 7 7 हट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 की, ठीक है। y और z की वैल्यू में थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि y और z की वैल्यू 0 कैसे हुई। तो कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे पहले आप i का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। i का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम जैसी बन जाएगी, फिर y की वैल्यू z के टर्म में आ जाएगी, या z की वैल्यू y के टर्म में आ जाएगी, फिर उसे एक इक्वेशन में रख देंगे। तो आप ये देखेंगे कि y और z की वैल्यू हमारी 0 ही आएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में है तो ये इसको यही आना ही होगा, तभी जो हम बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर हैं वो 1 0 0 0 कंडीशन है, दूसरे आइगन वैल्यू के लिए वो 0 1 0 हो जाएगा, एंड थर्ड के लिए 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले की हम बता रहे हैं। अब
अब क्या लिखा है यहाँ पे, द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 7 इज, तो हमारी जो सबसे पहले हमने आइगन वैल्यू ली थी दैट इज 7, उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक्स वाई जेड लिया था आइगन वेक्टर, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 100, तो हम इसे वैसे ही लिख देंगे 100 हमारा 7 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या है, दिस वेक्टर इज नॉर्मलाइज्ड सिंस, अब देखो हमें चेक भी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि आइगन, हमें ये बोला गया है कि आइगन वेक्टर हमारा नॉर्मलाइज्ड है, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हम लोग जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट अगर ले लेंगे उसका उसी के साथ, अगर a1 का a1 के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेंगे तो दैट इज़ 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको मतलब कहा गया है, लेकिन अगर नहीं भी कहा होता तो आप ये चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते थे, बट हम चेक भी कर लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। तो देखिए हमारा A1 क्या है, ब्रा A1 है, तो ब्रा में क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, तो 1 0 0, ठीक है, और जो हमारा A1 आया है दैट इज A1 क्या है, 7 है ना, तो 7 करस्पॉन्डिंग जो हमारा वेक्टर आया है वो क्या है, 1 0 0, ये हमारी क्या है, रो मैट्रिक्स है, इसको हम कॉलम में कर देंगे तो 1 0 0 हो जाएगा, और कैट के लिए क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, तो कैट के लिए रो है तो 1 0 0 कर देंगे। अब ये आप अगर रो कॉलम और रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 + 0 आ जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये चीज़ दिख रही है कि डायरेक्टली अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो भी वो 1 आ रहा है, यानी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A1 और A1 का इनर प्रोडक्ट क्या है, 1 है। अब सेकंड के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ये वाला आप लोग का वर्क है कि इसे करिएगा, नहीं आएगा देन फिर हम इसे बताएंगे, आप लोग का कमेंट होगा तो। ठीक है, तो हमारा क्या है, नाउ कंसीडर द सेकंड आइगन वैल्यू दैट इज, हमारी जो आइगन वैल्यू 3 आइगन वैल्यू आई थी ना, पहला क्या था 7, फिर √2, फिर -√2, तो √2 के लिए निकालेंगे। √2 के लिए क्या होगा कि द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज, तो इस आइगन वैल्यू के लिए हमने आइगन वेक्टर जो माना XYZ है, सारी क्वेश्चन में आप लोग आइगन वेक्टर XYZ ही मानना, वो भी कैसे, रो मैट्रिक्स में। ठीक है, ठीक है, तो अब फिर से यही काम जो हमने यहाँ पे किया था कि ये XYZ, और यहाँ पे बस पूरी क्वेश्चन यही बनेगी, यहाँ पे दूसरा आइगन वेक्टर हो जाएगा दैट इज √2। ठीक है, तो ये वाला भी पूरा ऐसे ही है, और दूसरा आइगन वेक्टर बन गया दैट इज √2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो वही आएगा जो पहले आया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या √2 का मल्टीप्लाई होगा था, √2x, √2y, √2z। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी आइगन वेक्टर्स की, क्योंकि XYZ की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से तो आइगन वेक्टर्स की वैल्यू आ जाएगी। इस वाले नॉर्मलाइजेशन में आपको नॉर्मलाइज कंडीशन वाला यूज़ करना पड़ेगा कि आप इसका इनर प्रोडक्ट 0 दिखाना पड़ेगा, और इनर प्रोडक्ट आपको 1 दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी दूसरे, जैसे मान लीजिए आप Z की वैल्यू निकालते हो तो Y की वैल्यू के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर Y की निकालते हो तो Z के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपके आइगन वेक्टर्स इसमें आएंगे। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।